भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। सभी हाथों के बीच में घर्षण कर लेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए, लास्ट टाइम हमारा क्या क्या हुआ था? लास्ट टाइम हमारी लर्नर्स स्टार्ट हो गया था। तो हमने लर्नर्स देख लिए थे डिफरेंट टाइप्स के, एडोलसेंस एंड अडल्ट देख लिए थे। उसके बाद हम इनके डिफरेंट टाइप्स के अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट के बारे में देख रहे थे। तो कुछ रह गए थे, वो देख लेते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, तो बताइएगा शेयर हो रही है क्या। शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? चलिए। हाँ, हो रही है मैम। जी, तो लास्ट टाइम हमने एजुकेशनल और सोशल दोनों देख रहे थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एजुकेशनल में हमने 3 चीजें देखी थी एडोलसेंस में, कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। इंटरपर्सनल में कौन से फैक्टर्स आते हैं? पेरेंट्स जो आते हैं। तो हमारे इंटरपर्सनल में आते हैं पेरेंट्स ही हमारे एजुकेशन डिसाइड करते हैं किस तरह से, कहाँ से क्या होएगी। तो ये हमारे इंटरपर्सनल मोटिवेशन कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। फिर इंट्रापर्सनल होता है अंतरवैयक्तिक आंतरिक प्रेरणा, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो लर्निंग की खुद की जो मोटिवेशन है वो हमारे इंट्रापर्सनल में आती है। फिर इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी लर्निंग में। ठीक है। इसके बाद है हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अडल्ट। ये स्लाइड सही शो हो रही है सभी को? जी मैम। नहीं मैम, ये अडल्ट अडल्सेंस वाली, ही दिख रही है। हाँ यही देख रही थी मैं। एक बार मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, फिर बताइएगा। तो अडल्ट में क्या होता है? इसमें हमारा लर्नर सेल्फ ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद से ही वो सीखता है। इसके बाद गोल ओरिएंटेड होता है और प्रैक्टिकली चीजें, ये हमारी 4 चीजें माल्कोम नोल्स ने बताई हैं कि वो हमारा लर्नर ऑटोनोमस होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल होता है, रिलीवेंसी ओरिएंटेड एंड सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। तो प्रासंगिकता उन्मुख होता है और कारण देखता है कि किस लिए हमें लर्निंग करनी है। फिर फोर्थ वाला बताया गया कि वयस्कों को सम्मान करना चाहिए जो उन्हें सिखा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट देख लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी इज सेड टू बी द कनेक्टिंग लिंक, जो बिहेवियरिज्म में हमारा व्यवहार कैसा हो, बिहेवियर कैसा हो, आपकी कोग्निटिविटी कैसी हो, ये इसके बीच इन दोनों को कौन जोड़ता है? सोशल डेवलपमेंट जोड़ता है, सोशल लर्निंग को जोड़ती है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा वो आपका सोशल लर्निंग डिपेंड करती है, और आपकी कोग्निटिविटी कैसी होगी वो आपका सोशल लर्निंग डिपेंड करती है। इसमें हमारा अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं। उसके बाद हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है
कि मोटिवेशन आपको सोसाइटी से मिलेगा, जो अटेंशन है, स्मृति है, मेमोरी है, वो आपकी सोसाइटी के सोशल लर्निंग के द्वारा मिलती है, मेमोरी भी आपकी सोशल लर्निंग के द्वारा। तो ये तीन चीजें क्या है, हमारी सोसाइटी के द्वारा जो चीजें सीखने को मिलती हैं, वो हमारी सोशल लर्निंग में तीन चीजें आ जाएंगी, मोटिवेशन, अटेंशन एंड मेमोरी। तो अल्बर्ट बंडूरा प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो लर्निंग होती है हमारी एक दूसरे से होती है, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया गया है कि सोशल लर्निंग में क्या होता है कि हम सोसाइटी से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि हम एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है, इमिटेशन के द्वारा होता है, पैटर्न्स ऑफ आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर के द्वारा जब कोई आपके सामने कोई आदर्श होगा, कोई आइडियल होगा जो बहुत ही आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कोई नेगेटिव में ले जाते हैं, कोई पॉजिटिव में ले जाते हैं। तो इसमें क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, उसकी कॉपी करना। ठीक है, सॉरी, ऑब्जर्वेशन होता है उसको देखना सही से कि क्या क्या करता है, किस तरह खाता है, किस तरह उठता है, किस तरह बैठता है। अब आजकल क्या होता है, लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, कोई एक सेलिब्रिटी हो गया, कोई मूवी में देख ली उन्होंने, कोई एक्ट्रेस हो गई, एक्टर हो गया, ठीक है, उसमें उसी को फॉलो करने लगते हैं। कुछ लोग जो होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, जैसे सदगुरु हो गया, बाबा रामदेव को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को आइडल बना लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह हमारे सोशल डेवलपमेंट में अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे बाबा रामदेव को कोई फॉलो कर रहा है तो ऑब्जर्व करेगा कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, फिर योगा करते हैं, खान पीन कैसा है उनका, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद फिर नकल करता है कि वो भी इसी तरह 5 बजे उठता है, फिर योगा अभ्यास वगैरह करता है, तो उसका क्या करता है, इमिटेशन करता है। इसके बाद क्या है, उसी को तरह प्रतिमा उसी की तरह बनने की कोशिश करता है, उसी का आदर्श व्यवहार कॉपी करता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने ये तीन चीजें बताई हैं। और बाकी हमारा सोशल डेवलपमेंट संयोजक कड़ी क्यों बताई गई है, मोटिवेशन, अटेंशन और मेमोरी, इन तीनों चीजों को ये संयोजित करती है, कंबाइन करती है। ठीक है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट था। इसके बाद क्या बताया, मार्गरेट मीड ने बताया है कि किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो इन्होंने क्या बताया, मार्गरेट मीड ने, कि हमारे जिस प्रकार संस्कृति होती है उसी तरह हमारा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से बनती है, कल्चर के बेस्ड बनती है। अब हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, सभी को पता है, इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है। तो मार्गरेट मीड ने यही बताया है कि व्यक्तित्व का विकास सांस्कृतिक कारकों पर डिपेंड करता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसी तरह फिर हरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने भी बताया है कि ये जो सोशल डेवलपमेंट है ये कल्चरल फिनोमिना है। कल्चरल फिनोमिना कैसे है कि संस्कृति के द्वारा घटित होता है हमारा डेवलपमेंट, सोशल जो होता है वो संस्कृति के द्वारा। अब देखेंगे आप अपने समाज में देखा होगा, 4 तरह के लोग होते हैं और चारों के विचार अलग अलग होते हैं उनकी, क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है। तो इसी तरह कोई आर्य समाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई योगा फील्ड को फॉलो करते हैं, कोई साइंस को फॉलो करते हैं। अब आपने देखा होगा योगा वाले जो होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ वहीं दूसरी साइड क्या होता है, नास्तिक भी होते हैं जो खाली साइंस पर बिलीव करते हैं कि हमने भगवान तो नहीं देखा है, फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने भी यही बताया है कि संस्कृति के बेस पे हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। तो सोशल डेवलपमेंट यही है कि संस्कृति के द्वारा भी इसका चेंज, जो हमारा डेवलपमेंट है संस्कृति की घटना, सांस्कृतिक घटनाओं के द्वारा भी हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है सभी को ये, बताएंगे? जी मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है, तो सबसे पहले बताया गया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये टर्म किसने यूज की है, गुस्ताव नाइसर ने। कब की थी, 1967 में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता मैम है। वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को वॉइस नहीं ब्रेक हो मैम, रही है? क्लियर है। नहीं नहीं। जी नेहा जी, आप अपना नेटवर्क
ठीक कीजिए। ठीक है, बाकी सब क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, तो इसमें क्या है, निया जी एक बार आप लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है, संज्ञानात्मक ओके। हमारा जो टर्म है जी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान टर्म हमारा गुस्ताव नाइसर ने दिया था 1967 में। और ये क्या बताते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से फैक्ट्स को रिसीव करता है और रिस्पोंड करता है। ठीक है, तो माइंड के लेवल पे वर्क होता है, तो हमारे जो फैक्ट्स है वो किस लेवल पे रिसीव करेंगे, माइंड के लेवल पे। ठीक है, तो रिसीव और रेस्पोंड किस तरह करेगा, वो हमारा कोग्निटिविटी में आता है। ठीक है, तो संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा कोग्निशन है, ठीक है, कोग्निशन यही बताया मैंने कि माइंड के लेवल पे होता है, चिंतन होता है, इसमें थिंकिंग होती है, रिमेम्बरिंग होती है, याद करना, लर्निंग होता है, और लैंग्वेज किस तरह से हमें यूज करनी है। ठीक है, तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपने देखा अगर कोई गुस्से में है तो बहुत तेज बोलता है, कोई शांत है तो बहुत धीरे से बोलता है। तो उसी तरह ये हमारे कोग्निटिविटी पे डिपेंड करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से आपको लर्निंग होती है, किस तरह से आपको मतलब चीजें याद रहती हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, ये हमारा कोग्निटिविटी पर डिपेंड करता है। तो यही बताया गया है हमारी स्लाइड में, कोग्निशन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, किस चीज तरह से आप फैक्ट्स को रिसीव करते हैं और किस तरह से रिस्पोंड करते हैं, यही हमारा कोग्निशन कोग्निटिविटी होता है, कोग्निशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम जीन पियाजे का देख लेते हैं। जीन पियाजे हैज मेनली प्याजे है कंसिडर्ड मेनली कंसिडर। कुन कौन कुनवर जी, जी? कुनवर जी। कौन? मैम मैं पूछ रहा था। हाँ जी, पूछिए। मैम मैं बोल रहा हूँ इसमें जो पूरा खेल होता है वो माइंड का होता है ना, माइंड के ऊपर डिपेंड होती है सब चीजें। हाँ जी, कोग्निटिव हाँ जी, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कोग्निटिविटी डेवलपमेंट, हमारा माइक कॉग्निटिविटी म्यूट हमारा कर लीजिए माइंड आप। कर दीजिए। ओके मैम। हाँ जी, वॉइस रिपीट हो रही है मुझे। तो इसमें क्या होता है, कोग्निशन हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि कोग्निटिव कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, माइंड लेवल पे काम होता है। हमने पहले भी काफी मॉडल्स पढ़े हैं। ठीक है, उसमें भी हमारा कोग्निटिव बताया गया है कि जो माइंड लेवल पे काम होता है। इसके बाद हम जीन पियाजे का देख रहे थे। इन्होंने इसमें कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है इसमें दो चीजें बातें बताई हैं, दो बातें बताई हैं जिनको महत्वपूर्ण माना है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कस्टमाइजेशन। जैसे आपके सामने कोई आपने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, या फिर किसी ने आपको कोई बात बताई है, तो आप उसका किस तरह से संगठन करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने माइंड में उस थॉट को। जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, आपके माइंड के लेवल पे डिफरेंट तरह के थॉट्स चल रहे हैं, तो उन थॉट्स को आप एक साथ लेके आएंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इस तरह से हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कस्टमाइजेशन होता है, अनुकूलन। अब जब आपने वो स्टोरी सुनी तो उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई घटना घटी, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ देखा होगा स्टोरी में, ठीक है, कुछ चीजें पता चलेगी कि उसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो उसी तरह आपने मॉडिफाई किया, उसमें अनुकूलन लाए, उसे अपने लाइफ में भी चीजों को मॉडिफाई करके यूज किया। ठीक ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन का संगठन होता है। कस्टमाइजेशन क्या होता है, उसे मॉडिफाई करना। अनुकूलन, आपने एडेप्टेशन सुना होगा, ठीक है, एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे कोई एडेप्टेशन होता है, आप हो हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के हो और आप आ गए हरिद्वार में, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं, हरियाणा के शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आते। हरियाणा का ले लो, कोई और सी बंगाली कोई है, ठीक है, ये माइक म्यूट रखेंगे सभी। तो कोई बंगाली है, ठीक है, तो बंगाली की भाषा कोई हरिद्वार में आए हैं तो उनकी समझ नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल। ठीक है, अडेप्टेशन कैसे करेगा, वो लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है, या फिर जो उसका सहपाठी है वो इंग्लिश में बात करे, तो उस चीज को अडेप्ट करना, अनुकूल बनाना अपने लिए। ठीक है, वो होता है अडेप्टेशन। इसी तरह
जो नॉलेज है आपको संगठित की है उसी में मॉडिफाई करके कुछ चीजें बदल के, अब क्या करा बंगाली ने, उसने यहाँ की भाषा सीखी होगी या तो हरिद्वार की, या उसके सहपाठी ने इंग्लिश बोलना शुरू किया होगा, तो उन्होंने चीजों को मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया, उसके बाद ही वो एक साथ रह पाए, ये चीजों को शेयर कर पाए, नॉलेज को शेयर कर पाए, ये हमारा कस्टमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है नॉलेज को एकत्र करना, संगठन करना उनका, और कस्टमाइज हो जाता है उसे मॉडिफाई करना, अडेप्ट अडेप्ट करने के लिए कस्टमाइज करना, ठीक है, मॉडिफाई करना। ये दो चीजें क्लियर हैं सभी को? हाँ जी, सभी को क्लियर हैं? रिप्लाई कीजिए। जी मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या बताया जीन पियाजे ने, चार अवस्थाएं बताई हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, हाँ, जो हमारी लाइफ टाइम चलती हैं। तो सबसे पहले है हमारा संवेदिक पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, ये हमारे बर्थ के 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें हमारा लर्नर जो बच्चा है वो लर्नर कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से सीखता है, सेंसेस के द्वारा सीखता है, सेंसेस के थ्रू सीखता है संवेदिक पेशी अवस्था में। इसके बाद हमारा प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या करता है, 2 से 7 साल की अवस्था होती है। इसमें बच्चा वर्ड्स को याद कर लेता है कि कुछ चीजें, अब जैसे बच्चा क्या होता है, उसे पानी चाहिए है, उसे प्यास लगी है, वो बोल रहा है पानी चाहिए, तो क्या करता है, वर्ड्स याद करता है। पहले शुरुआत में वो मम बोलना स्टार्ट करता है, आपने देखा हो ज्यादातर बच्चे मम बोलते हैं, मम मम, ठीक है। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, पानी बोलेगा कि पानी चाहिए मुझे। इस तरह से क्या करता है, वर्ड्स याद कर लेता है कि मुझे ये काम, ये वर्ड्स जो है मैं मुझे काम आते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इसी तरह से, इसी से मेरी मम्मी या मेरे पापा वर्ड्स को याद करते, मतलब समझ पाते हैं मेरी बात को। तो क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, वर्ड्स को समझ जाएगा, पिक्चर्स को याद करने लगेगा। ठीक है, 2 से 7 साल में ये होता है। इसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, वो लॉजिक्स देखने लगता है कि इस वस्तु के पीछे क्या लॉजिक है। जब सीखता है कुछ चीज तो लॉजिक जरूर देखता है। ठीक है, इसके बाद है जैसे खाना गर्म है, क्यों गर्म है, क्योंकि ये अभी बनकर आया है, आग पर से उतरा है, इस तरह से लॉजिक्स बनाने लगता है। ये हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है। इसके बाद होता है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी फॉर्मल अवस्था, जिसमें बच्चा आध्यात्मिक चीजों के बारे में सीखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमारा जो लर्नर है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। इसमें 11 से 18 की अवस्था होती है। इसमें जैसे हमने यहाँ देखा है मूर्त में, तो ये जो हमारे चारों तरफ दिखने वाली वस्तुएं हैं उसमें लॉजिक्स ढूंढता है। लेकिन फोर्थ वाली में क्या होता है, अमूर्त में होता है, मतलब अमूर्त क्या होता है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर हो गए, है ना। तो ये सब क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें हमारा आध्यात्मिक चीजों पर जो दिखाई नहीं देती हैं, उन चीजों पर हमारा लर्नर समझने लगता है चीजों को। ये चार हमारी अवस्थाएं थी। सबसे पहला सेंसरी मोटर, जिसमें सेंसेस के द्वारा सीखता है। सेकंड में होता है हमारा बच्चा वर्ड्स, पिक्चर्स, इन सब को याद करने लगता है। थर्ड में क्या होता है, जो चीजें आपके चारों तरफ है क्यों घटित हो रही हैं उनके फैक्ट्स देखने लगता है। कोई मशीन चल रही है, क्यों चल रही है, ठीक है, ये चारों तरफ जो आपके चीजें घट रही हैं, ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। फिर आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन आपको महसूस हो रही हैं, वो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जिसमें बच्चा आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचने समझने लगता है। ये चारों स्टेजेस क्लियर हैं सभी को? जी मैम। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। इसमें क्या बताया, जर्मन दार्शनिक है हर्बर्ट, इन्हीं को विज्ञान शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। फिर क्या बताया है, शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय, जो शिक्षा से रिलेटेड मनोविज्ञान बताया, ये जो हमारे वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के बताए हैं जन्मदाता, हर्बर्ट को। और इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान को किसने एड ऑन किया है, जॉन हर्नाच पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, फिर शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक। हमारा एजुकेशन का जो नेचर बताया है, क्या बताया, सिंथेटिक होता है, चीजों को जोड़ने वाला होता है। ठीक है, ये जगह एजुकेशन में क्या होता है, कई पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ के हमें शिक्षा का स्वरूप बताया गया है। लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल क्या बताया गया है, विश्लेषणात्मक बताया गया है। ठीक है, ये एनालिसिस करके चीजों को समझता है। हमारी जो साइकोलॉजी बताई गई है टीचिंग में, टीचिंग साइकोलॉजी क्या बताई गई है,
एजुकेशनल साइकोलॉजी बताई गई है कि एनालिटिकल होता है, चीजों को विश्लेषित करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद ही चीजों को सीखता है। इसमें एक और चीज बताई गई है कि ये हमारा टीचिंग साइकोलॉजी विधायक और नियामक, कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटरी, ये दो चीजें होता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है? फैक्ट्स को जानना, ठीक है। विधायक क्या होता है? फैक्ट्स को जानना। रेगुलेटरी क्या होता है? इवेलुएशन के द्वारा जो सीखता है, इवेलुएट कर करके जो सीखता है, वो हमारा नियामक, रेगुलेटरी होता है। इसके बाद हम ये है दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस देख लेते हैं, किशोर विद्यार्थी और वयस्क विद्यार्थी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अनुभव के बेस पे। तो अनुभव क्या बताता है कि हमारा जो लर्नर है, एडोलसेंस है, इसके पास एक्सपीरियंस कम होता है। इसके पास क्या बताया गया है? एक्सपीरियंस कम होता है और इसके पास जीवन के अनुभव का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हमारे एडल्ट लर्नर के पास। इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर मैं हिंदी में बता दूंगी साथ साथ में। तो सबसे पहले क्या होता है? लर्नर। लर्नर कैसा होता है? एडोलसेंस क्या होता है? डिपेंड होता है टीचर पे। लेकिन अडल्ट हमारा क्या होता है? डिपेंड होता है सेल्फ पे, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा लर्नर का एक्सपीरियंस क्या बताया गया है, इसमें ध्यान रखेंगे ये टीचर पे डिपेंड करता है और ये सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड होता है। इसके बाद लर्नर का एक्सपीरियंस क्या होता है? यह लिटिल एक्सपीरियंस होता है और इसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद क्या बताया गया है? लर्नर को रिसोर्स के रिसोर्स के लिए बनाया जाता है। अब रिसोर्स समझें क्या होता है? जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो हमारा रिसोर्स होता है, जैसे कि टीचर। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे रिसोर्स होते हैं जो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे एडोलसेंस को क्या बताया गया है? इसको रिसोर्स की तरह बनाया जाता है। अभी अब रिसोर्स बना नहीं है, लेकिन हमें रिसोर्स की तरह तैयार करना है, इस पर हमारा एडोलसेंस पे वर्क होता है। लेकिन इसमें अडल्ट में क्या होता है? ये खुद से एक रिसोर्स होता है। यहाँ पे एडोलसेंस में क्या देखा हमने? इसको बना रहे हैं अभी, लेकिन ये क्या है? बन चुका है। ये रिसोर्स होता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए हो सकता है, सेम एज है इनकी तो एक दूसरे के लिए होगा। अब कोई लर्नर है, न्यू बिगनर है, ठीक है, और एक हाई लेवल का है, तो ये क्या रिसोर्स होगा? लर्नर के लिए। एक दूसरे में भी रिसोर्स हो सकते हैं और ठीक है, और आपस में भी हो सकता है। फिर इसके बाद है ओरिएंटेशन, अभिविन्यास करता है। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब अभिविन्यास, ओरिएंटेशन क्या होता है? किस तरह से हमारा लर्नर सीखेगा, किस पर आश्रित रहता है। ठीक है, ओरिएंटेशन हमारा ये चीज होती है। तो एडोलसेंस में क्या होता है? ये सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा हमारा एडोलसेंस। लेकिन जो हमारा अडल्ट है वो रियल लाइफ टास्क से सीखता है। इसी तरह हमारा एक लॉजिक, सॉरी, सीक्वेंस पे एक एक सीक्वेंस हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे सिलेबस होता है हमारा सीक्वेंस होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं, इजी टू हार्ड से। ठीक है, सीक्वेंस होता है हमारा इजी टू हार्ड, एडोलसेंस का जो होता है। लेकिन हमारा अडल्ट का क्या बताया गया है? ये लाइफ वर्क से सीखते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं लर्निंग की? लाइफ वर्क से। डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं हमारी, वो हमारे अडल्ट सीखता है। लेकिन जो हमारा अडोलसेंस सीखता है वो सब्जेक्ट मैटर से, सिलेबस से, इन सब चीजों से सीखता है। क्लियर है? इसके बाद है मोटिवेशन फॉर लर्निंग। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन्हें? ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, जो हम रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं, जो अच्छी तरह सुनाते हैं, उन्हें टीचर क्या देते हैं? रिवॉर्ड देते हैं। और कुछ जो अच्छा नहीं सुनाते, बिल्कुल नहीं सीख पाते, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, कंपटीशन होता है कि मुझे अच्छे चाहिए मार्क्स, ग्रेड्स चाहिए। ठीक है, ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ग्रेड्स के लिए। इसके बाद है
जब फेल हो जाता है कि डर लगता है फेल, ठीक है, फेल ना हो इसलिए बच्चा पढ़ता है, ग्रेड्स के लिए बच्चा पढ़ता है, पनिशमेंट की वजह से पढ़ता है कि दोबारा पनिशमेंट ना मिले, दोबारा रिवॉर्ड्स मिले, उसके लिए बच्चा पढ़ता है। इसलिए ये बताया गया मोटिवेशन किस तरह मिलता है एडोलसेंस को, ठीक है। इसके बाद है हमारा अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर में क्या बताया गया है कि खुद से जो रिकॉग्निशन की मुझे एक पहचान मिले, इंटरनल इंसेंटिव्स, उसके अंदर से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, रिकॉग्निशन की मुझे पहचान मिले, उसकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, कि अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, पहनूं, ठीक है। ये सब क्या होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कोई सामने वाला पूछ ले और मुझसे आंसर ना दिया जाए, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पड़ता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, हाँ मेरी नॉलेज बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा लर्नर पढ़ता है, एडल्ट लर्नर, ठीक है। इसके बाद है एक्चुअलाइजेशन, कि मेरी नॉलेज सही हो, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ सामने वाले को वो एक्चुअल हो, ये हमारा एक्चुअलाइजेशन में आता है। इसके बाद है डिमांड फॉर लर्निंग। ये वाला पॉइंट मुझे गलत लगता है, तो इसे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। इसके बाद है परमानेंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज सेल्फ इनिशिएटेड एंड टेंड्स टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग इज कंपल्सरी, ये भी अब मुझे गलत लगता है, ठीक है। परमानेंस ऑफ लर्निंग इसे भी हम नहीं करेंगे। क्लाइमेट, तो इसमें क्या होता है, एडोलसेंस में टेंस होता है और लो ट्रस्ट होता है, फॉर्मल होता है, कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये सब क्या होता है, अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसी के द्वारा हमारा क्लाइमेट बनता है। कॉम्पिटिटिव होता है और जजमेंटल होता है, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और जजमेंट भी होता है इसमें। इसमें क्या होता है, अडल्ट का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, अडल्ट का हमारा रिलैक्स्ड होता है और ट्रस्टिंग होता है, म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल होता है, आपस में इनमें रेस्पेक्ट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, टेंस्ड होता है। इसके बाद क्या बताया, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, बताए कोई, हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, फॉर्मल इनफॉर्मल बताएंगे, कोई है क्लास में जो जुड़े हैं, मैम सोनिया जी आप फॉर्मल वो बताइए। जो होता है कि जो हम किसी इंस्टीट्यूट हाँ जी स्कूल बताइए, से हाँ जो जी। हम सीखते हैं, और इनफॉर्मल। हेलो। जी बताइए नेहा जी। मैम फॉर्मल वो होते हैं कि जो हम किसी इंस्टीट्यूट स्कूल किसी संस्था के द्वारा जो हम सीखते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है वो हम एज अ फैमिली, इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स, इनसे जो हम सीखते हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं और हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, वो इनफॉर्मल होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा नेहा जी। तो हमने पढ़ चुके हैं फॉर्मल क्या होता है, जो टीचिंग हमारी इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है, सीक्वेंस के बेस्ड पे होती है। एक टीचर होता है, एक लर्नर होता है, और एक इंस्टीट्यूट में जाके जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है। इसके बाद इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम फैमिली फ्रेंड्स इन सब से सीखते हैं। तो अडल्ट लर्नर में क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा याद रखेंगे, इनफॉर्मल होता है, वॉर्म होता है, दोनों जो म्यूचुअली जो लर्नर्स हैं हमारे रेस्पेक्टफुल रहते हैं, ठीक है, कोलेबोरेटिव होता है, कोलेबोरेट करके याद करते हैं, सपोर्टिव होता है। ये क्लाइमेट याद रखेंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल लर्नर दोनों ही हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। तो हमारे जो आवश्यकताओं का निदान कौन करता है, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं कि हमें किस तरह से लर्निंग करनी है, किस तरह से जो आवश्यकताएं होती हैं उनका निदान कौन करता है, डायग्नोस कौन करता है। तो एडोलसेंस में कौन करते हैं, टीचिंग सिस्टम करता है और टीचर करता है। एडोलसेंस में जो सभी चीजें डिसाइड करेगा हमारा कि किस तरह से लर्निंग हो, वो हमारा टीचिंग सिस्टम करता है और टीचर करता है। एडल्ट लर्नर में क्या होता है, म्यूचुअल असेसमेंट बाय लर्नर एंड फैसिलिटेटर। म्यूचुअल होती है, अब दो लर्नर हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही बराबर तरीके से म्यूचुअल असेसमेंट का तरीके से अपना तैयारी करेंगे, क्या पढ़ें, किस तरह से हमें लर्निंग करनी है। फैसिलिटेटर होता है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो पढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद है प्लानिंग ऑफ करिकुलम का, जो हमारा करिकुलम है वो कौन डिजाइन करता है। करिकुलम तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। करिकुलम होता है एडोलसेंस में टीचिंग सिस्टम ही करता है और टीचर ही करता है। हमारा करिकुलम सुबह से शाम तक हम क्या पढ़ें, किस तरह से लर्निंग होगी, वो हमारा टीचिंग सिस्टम और टीचर करता है। अडल्ट लर्नर में क्या होता है, ये भी म्यूचुअली होता है, आपस में डिसाइड करके तब हमारी लर्निंग होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन डिसाइड करता है। तो एडोलसेंस में भी टीचिंग सिस्टम करता है,
ठीक है। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव इनफ्लेक्सिबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। अगर एक बार ऑब्जेक्टिव देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किसी ने मैथ ले लिया तो मैथ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर चेंज नहीं होगा। अब 2-3 महीने बाद आप बोलोगे मुझे तो मैथ नहीं, बायो लेना था, तो ये नहीं होगा। इनफ्लेक्सिबल होता है, चेंज नहीं हो सकता, पहले से डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय म्यूचुअल नेगोटिएशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट कर लेते हैं कि हमें किस तरह से लर्निंग करनी होती है। और इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं लर्निंग से रिलेटेड। इसके बाद डिजाइनिंग कौन करता है, तो टीचर्स कंटेंट प्लान्स, ठीक है, टीचर ही करते हैं। जो कंटेंट वो लेके आएंगे वही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिक्स्ड कोर सिलेबस होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ये सब हमारे टीचर से रिलेटेड है। इसके बाद आता है हमारा अडल्ट लर्नर। इसमें लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिक्वेंस्ड बाय रेडनेस, जल्दी जल्दी से जो सीक्वेंस होते हैं उससे हमारा लर्नर सीखता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लर्निंग एक्टिविटीज, पैसिव टीचिंग मेथड लाइक ट्रांसमिटेड। तो पैसिव होता है, इसमें टीचर से रेगुलेट होता है, उसमें एक्टिव होता है, ये याद रखेंगे। एडोलसेंस में पैसिव होता है और अडल्ट में एक्टिव होता है, ठीक है। इसमें पैसिव क्या होता है कि रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे कि रीडिंग्स हो गया। तो जब आप देखेंगे जो लर्निंग एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चा रीडिंग लगाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, प्रैक्टिकली चीजें की जाती हैं अडल्ट लर्नर में। इसके बाद है हमारा पेस ऑफ लर्निंग, हमारे गति कैसी हो लर्निंग की, ठीक है। तो टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग, इसमें भी क्या करता है, हमारा टीचर ही कंट्रोल करता है। और इसमें क्या होता है, खुद से ही करता है, लर्नर खुद से ही इन्फ्लुएंस करता है, टाइमिंग भी और गति भी, ठीक है। समय और गति दोनों लर्नर पे बेस्ड होता है, इसमें समय और गति टीचर पे बेस्ड होता है। इसके बाद इवेलुएशन कौन करता है, इनका मूल्यांकन कौन करता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाय टीचर होता है और नॉर्म रेफरेंस्ड विद ग्रेड्स, ठीक है। तो नॉर्म नॉर्म क्या होता है कि शिक्षक द्वारा ही आपका ग्रेड्स दिया जाता है और शिक्षक द्वारा ही इवेलुएशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, पीयर्स क्या होता है, जो आपस में होता है, ठीक है, जो लर्नर्स आपस में कर रहे हैं, फैसिलिटेटर एक्सपर्ट्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है, क्राइटेरियाज होते हैं उसमें के अकॉर्डिंग हमारा अडल्ट लर्निंग करता है। तो हमारे अडल्ट और अडोलसेंस में जो डिफरेंस था वो हम देख चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए रिप्लाई तो कीजिए, कोई सब क्लियर है सभी को? हाँ जी, कहाँ चले गए सब, सो गए क्या? नहीं मैम, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। तो हमारी हमने एडोलसेंस और अडल्ट में डिफरेंस देख लिया। इसके बाद हमारे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग में क्या होता है, 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, लर्नर, स्टिमुलस, द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द लर्नर एंड रेस्पॉन्स। लर्नर क्या होता है, लर्नर और स्टिमुलस ये दो हमारे कंपोनेंट्स मेन होते हैं। लर्नर होता है जो सीखता है, स्टिमुलस होता है जो प्रेरक होता है, वो होता है हमारा टीचर या फिर आपको कोई दोस्त सहपाठी। स्टिमुलस में आप एंटर कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट टीचर नहीं लिखा है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए। तो लर्नर हो गया, एक हो गया स्टिमुलस, और एक होता आता है हमारा शिक्षार्थी की आंतरिक स्थिति। आंतरिक स्थिति मतलब जो सेल्फ से होती है, आपको आपको कोई प्रेरित कर रहा है। अब जैसे मेरी सिस्टर है, वो पढ़ती नहीं है, मैं कितना ही प्रेरित कर लूं, तो क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति अभी ऐसी नहीं बन रही है कि वो पढ़े, तो एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति तभी तैयार होती है, ठीक है। तो इंटरनल कंडीशंस भी हमारी लर्निंग का एक कंपोनेंट बताया गया है। जो बच्चा आंतरिक जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, जब आपका सिलेबस टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है वो तभी से उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम से 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, कोई तो 1 दिन पहले, कोई 1 रात पहले ही पढ़ता है। तो वो क्या होता है, उनका इंटरनल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। जो लर्नर सीख रहा है उसमें वो रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। जो हमारे टीचिंग का जो
टीचिंग का मेन क्या होता है, फीडबैक होता है, प्रतिक्रिया होती है, रेस्पॉन्स बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो समझ लीजिए बच्चा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। तो इसमें लर्निंग में हमारे 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, लर्नर, स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशंस एंड रेस्पॉन्स। ये चारों क्लियर हैं सभी को? मैम एक बार स्टिमुलस जी दोबारा मैम। रिपीट कर दीजिए। स्टिमुलस होता है हमारी आंतरिक स्थिति, बच्चे का मेंटल जो कंडीशन है वो किस तरह से है, कि वो अभी पढ़ना चाहता है या नहीं, अभी खेल में ही लगना चाहता है, ठीक है। जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है, मेंटली हम प्रिपेयर हैं या नहीं, पढ़ना चाहते हैं या नहीं, वो हमारा इंटरनल कंडीशंस में आता है। इसलिए बोला भी गया जब आपकी इच्छा हो तभी पढ़े, तब जल्दी याद होता है ना। तो ऐसे लोग मतलब टीचर्स या किसी ने आपके बड़े ने बताया होगा, जब आपकी इच्छा कर रही हो, आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी हो, तभी आप पढ़ें, वरना ना पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है इंटरनल कंडीशंस क्या होते हैं, आंतरिक स्थिति होती है जब आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, ठीक है। आंतरिक स्थिति यही होता है, ठीक है नेहा जी। अब जैसे क्लास में कितने लोग हैं, जी मैम। 10 लोग हैं खाली, और जो बाकी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जब नेट जीआरएफ की डेट आ जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा, तभी वो क्लास में ज्वाइन होंगे। तो उनकी आंतरिक स्थिति कैसी है अभी, पैसिव है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है कि हम अभी नहीं पढ़ते, हम साथ के साथ रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, ठीक है। आंतरिक स्थिति क्या बोलते हैं उनके भी, कि हम रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, अभी क्या क्लास में ज्वाइन करना है, ऐसे उनकी इंटरनल कंडीशन हो रखी है, ठीक है। तो यही हमारा इंटरनल कंडीशन होता है। इसके बाद है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे जो टीचिंग पर अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ठीक है। तो हमारी शैक्षणिक योग्यता होती है। अब जैसे कोई है इलिटरेट, आपको पढ़ाने आ जाए टीचिंग एप्टीट्यूड, और वो कुछ से कुछ पढ़ाने लगे, तो क्या उसकी टीचिंग इफेक्टिव होगी बताइए। जिसने आज तक कभी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है और वो पढ़ाने आ जाए आपको, उसकी टीचिंग कैसी रहेगी, सही नहीं रिप्लाई होगी मैम। कीजिए। जी हाँ मैम, जी। टीचिंग में समझ नहीं हाँ होगा जी। उसका। हाँ जी, यही है। तो उसमें क्या होगा, टीचिंग क्या होगी उनकी, पुअर होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से वो पढ़ा नहीं पाएंगे और सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा। तो टीचिंग जो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है टीचर की, वो हमारा अफेक्ट करती है, ये एक फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है। इसीलिए बताया गया जो हाई लेवल के बच्चे हैं, जैसे एमए मास्टर्स के हैं, उन्हें हाई लेवल के ही टीचर पढ़ाते हैं। अब कोई लो लेवल का है, जैसे कि 5th 6th क्लास है, उन्हें लो लेवल का ही टीचर पढ़ाता है। तो ये हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद है टीचिंग स्किल्स, कौशल कैसा होता है, किस तरह से बच्चे टीचर का उसकी स्किल्स किस तरह से, किस तरह से पढ़ाता है वो, जो हमारा लर्नर है उसे अफेक्ट करता भी है या नहीं, कि बच्चा मोटिवेट हो रहा है या नहीं कि उसकी लर्निंग से। तो ये हमारा होता है टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल, किस तरह से पढ़ा रहा है, अब आ रहा है लेक्चर दे के चला जा रहा है या फिर थोड़ा एंटरटेन भी कर रहा है, ठीक है। ये हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं। वो कम्युनिकेशन कर रहा है लर्नर से या नहीं, तो ये हमारी टीचिंग स्किल्स में आता है। इसके बाद है एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, शिक्षक का अनुभव भी हमारा अफेक्ट करता है टीचिंग को, ठीक है। अनुभव किस तरह से, अब किसी ने पढ़ा है, वो उसने मास्टर्स भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, उसे पढ़ाना आता नहीं, आज तक उसने बच्चे देखे नहीं और पढ़ाने जा रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो क्या होगा, घबरा सकता है, डर सकता है बच्चों को, अचानक से इतनी सारी भीड़, उसने कभी स्टेज पर जाके पढ़ाया नहीं, देखा नहीं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि बच्चे किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, किस तरह से सवाल पूछते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस ऑफ टीचर में आया कि उसके पास यदि कोई अनुभव नहीं है तो उसकी टीचिंग भी पुअर होगी, ठीक है। एक्सपीरियंस का ऑफ टीचर भी हमारा एक अफेक्ट डालता है टीचिंग पर। इसके बाद है हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण कैसा हो, वो भी हमारे टीचर पर बेस्ड होता है। यदि आपका कक्षा का वातावरण सही से मैनेज्ड नहीं है, कुछ कोई भी बच्चा कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ठीक है, और इस तरह से वातावरण आपका सही तरीके से मैनेज नहीं किया हुआ है, तो ये क्या करता है, टीचिंग पर अफेक्ट डालता है। आपकी टीचिंग सही से नहीं होगी, आप उसी में उलझे रह जाएंगे जिस तरह से वातावरण आप बनाएंगे बच्चों के साथ, ठीक है। और बच्चों के साथ बताया भी गया कि फ्रेंडली भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि आपकी टीचिंग अफेक्ट हो। तो ये हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता आता है।
इसके बाद है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारक भी हमारे टीचिंग पर अफेक्ट डालते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे डालते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई टीचर है और उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, वो अपने पारिवारिक चीजों में उलझा हुआ है, उसकी कुछ जरूरतें हैं, फैमिली की कुछ नीड्स हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उससे भी आपकी जो टीचिंग की जो गुणवत्ता है, शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। अगर तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारा एक अफेक्ट डालता है। इसीलिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट है, क्या करती हैं, मनी प्रोवाइड कराती हैं टीचर्स को, है ना। तो ये क्यों कराती हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमी सही रहे, जिससे कि वो अच्छे से पढ़ा पाए। यदि उनकी इकोनॉमी सही नहीं है, वो पैसे के लिए परेशान है, तो उनके दिमाग में हर टाइम पैसा ही घूमता रहेगा कि अरे आज तो ये चीज चाहिए थी और इसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसके मेंटल जो हेल्थ है वो भी खराब होगी और क्लास की जो टीचिंग है वो भी खराब होती है। तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। इसी तरह हमारा लर्नर भी हो सकता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा, लर्नर का क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, लेकिन उनकी क्या होता है, इकोनॉमी सही नहीं होती है। तो इकोनॉमी सही नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उसकी टीचिंग लर्निंग में भी अफेक्ट डालेगा इकोनॉमी। या फिर वो अच्छे उसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उससे भी उसका जो मेंटल लेवल है, वो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब होता है। इसके बाद है शैक्षिक संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है, जो हमारे संस्थान होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी कुछ नीतियां होती हैं, उनकी कुछ चीजें होती हैं जिनमें बंद कर टीचर और लर्नर दोनों को चलना होता है। तो ये भी हमारे फैक्टर्स के अंतर्गत आती हैं जो हमारा अफेक्ट डालती हैं। अब जैसे कि टीचर है, वो कक्षा को अपने ढंग से चलाना चाहता है कि इस तरह से मैं पढ़ाऊं, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है। उससे क्या होता है, अफेक्ट होती है, जो टीचर है वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, सही से टीचिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ इंस्टीट्यूट जो है उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए परमिशन दे रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी टीचिंग बहुत ज्यादा अफेक्टिव हो जाती है। तो यही है कि इसमें फैक्टर्स में डाला गया है कि शैक्षिक संस्थान की जो प्रशासनिक नीतियां हैं, ये भी एक फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या बताया कि एक विषय वस्तु होती है जो इसमें जो टीचर है वो पारंगत होता है। अब जैसे कोई है बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी का टीचर है, वो बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे पढ़ाने के लिए दे दिया जाए मैथ्स, क्या वो मैथ्स पढ़ा पाएगा सही से, बताइए। ना। नो मैम। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि कोई बायो का टीचर है तो उसे वही विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए जो उसमें जिसमें वो पारंगत हो, मैथ्स की ओर ना बढ़े या फिर किसी और सब्जेक्ट की ओर ना बढ़े। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि सब्जेक्ट मैटर भी हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट डालता है, जिसमें शिक्षक को विशेषज्ञता प्राप्त है उसी सब्जेक्ट को उठाए। इसके बाद है एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। तो एक्सपेक्टेशंस भी हमारा जो हमारा सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, ये भी हमारा फैक्टर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये इंटरवेनिंग के अंतर्गत आते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल पढ़े थे हमने, ठीक है, जो साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। सोसाइटी और पेरेंट्स हमारे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अब कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, फिर उसके उस सोसाइटी और जो हमारे माता पिता हैं, आपने देखा हो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि हमारे जो बच्चा है और ज्यादा अच्छा पढ़े और अच्छा बढ़े, तो उन्हें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो दबाव भी डाल सकते हैं, माता पिता ज्यादा दबाव भी ना डालें, जिससे क्या होता है, बच्चे की लर्निंग इफेक्ट करती है, टीचिंग में भी इफेक्ट, जो हमारा टीचिंग सिस्टम है उसमें अफेक्ट कर सकता है। तो हमारे फैक्टर्स में डाला गया है कि कुछ माता पिता उन पे दबाव डालते हैं, सोसाइटी बहुत ज्यादा दबाव डाल देती है, जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है।
ऐसे आपने काफी केसेस भी देखे होंगे कि बच्चे डिप्रेशन में चला गया कि मुझे तो बहुत सारा पढ़ना है, अभी और पढ़ना है। काफी लोग हुए हैं आज के टाइम पे जो डिप्रेस्ड हो जाता है केवल माता पिता के दबाव डालने से। तो हमें दबाव नहीं डालना चाहिए, पेरेंट्स को और सोसाइटी को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स है जिसके बारे में एक टीचर को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स को आप समझ लें, और अब यदि समझ नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। इसका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मैम टीचिंग स्किल दोबारा एक्सप्लेन करना आप एक बार। जी, टीचिंग स्किल्स जो है आपकी टीचिंग में बहुत ज्यादा रोल निभाती है। किस तरह से, अब कोई टीचर है आ रहा है और आपको भाषण सा दे के चला जा रहा है, आपको नींद आ रही है, ठीक है, आप बोर हो रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी। अब टीचर की स्किल्स जो है बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। टीचर की स्किल्स क्या है, वो पकाता है, आके बोर करता है, चला जाता है। आपने देखा भी होगा आपके लाइफ टाइम में, आज तक के लर्निंग एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, एक आधा टीचर जरूर होता है जो आता है और आपको पकाता है बैठ के अच्छे से 1 घंटा, और आपको नींद आती है, आप बैठे बैठे सो रहे होते हैं किसी और ख्याल में, किसी और काम में, मोबाइल में, इस तरह से आप लगे होते हैं। कॉलेज टाइम में हो सकता है आप मोबाइल में बैठे लग रहे हो, ठीक है। क्या होता है, उसे टीचिंग स्किल्स की वजह से हो रहा है ये सब। अगर टीचर के पास स्किल्स अच्छे से पढ़ाने का कौशल है, तो हमारा टीचिंग स्किल्स में यही आता है कि जो टीचर के पास अच्छा कौशल नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आपको नींद आएगी, आपकी लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। ये हमारे टीचिंग स्किल्स में है। वहीं आपने देखा होगा कि कोई एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और आपका माइंड हर टाइम उसमें अवेयर रहता है, जैसे कि राहुल भैया हैं, ठीक है। राहुल भैया की टीचिंग सबको इफेक्टिव लगती है, उसमें किसी को नींद नहीं आती है ना। तो उनकी टीचिंग स्किल्स क्या है, बेस्ट है। तो यही हमारा शिक्षण कौशल होता है कि एक शिक्षण कौशल क्या करता है, अफेक्ट डालता है, अफेक्ट डालता है या कि फिर मैम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कोई कोई टीचर, देखो हमने देखा होगा कि इजी सब्जेक्ट भी बहुत हार्ड कर देता है, और कोई टीचर हार्ड सब्जेक्ट को इजी बना देता है। तो ये भी एक स्किल हो गया ना मैम। हाँ जी, वही है पढ़ाने का तरीका जो होता है, उसी से आप हार्ड भी कर सकते हैं, उसी से आप इजी भी कर सकते हैं। स्किल्स में ही आएगा, पूनम जी सही बता रही हैं। ठीक है अमित जी। हाँ जी ठीक है मैम। हाँ जी। मैम लास्ट वाला जो फैक्टर बोला है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स, तो ये टीचिंग पे कैसे अफेक्ट करेगा? जो लर्नर है उसको अफेक्ट करेगा वो तो ठीक है, बट वो टीचिंग पे कैसे अफेक्ट करता है? हम यहाँ पे फैक्टर्स यही तो पढ़ रहे हैं, टीचिंग सिस्टम के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीचिंग सिस्टम में हमारा लर्नर भी आता है। हम शिक्षण का पढ़ रहे हैं, शिक्षण जो हमारा शिक्षण, टीचिंग मतलब शिक्षण, टीचिंग सिस्टम हो जाता है पूरा। इसमें हमारा माता पिता की अपेक्षाएं भी, हमारे मतलब लर्नर भी हमारा इंक्लूड होता है, सोनिया जी। ओके मैम। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। फिर किसी का कोई क्वेश्चन है? सर समझ आ गया जो आज हमने पढ़ा? चलिए तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक छोटा सा जो आज हमने पढ़ा है। जो जो क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी है वो हैंड रेज करेंगे। सुनील कुमार जी, सोनिया शाह जी, नेहा जी, बाकी सब नहीं है इंटरेस्टेड? दीक्षा जी, पूनम जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसे टाइप करेंगे और जिसका नाम मैं बोलूंगी वही माइक अनम्यूट करके आंसर देगा, ठीक है। सभी टाइप करेंगे और जिसको मैं बोलूंगी वही अनम्यूट करके आंसर देंगे। चलिए बताइए, जीन प्याजे ने कितनी स्टेजेस बताई हैं? मैसेज करेंगे सभी। सभी का आंसर आ रहा है 4। सोनिया जी बताइए कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो? जी मैम, फर्स्ट सेंसरी मोटर, उसके बाद होता है प्री ऑपरेशनल,
फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। हाँ जी, तो इलेबोरेट करेंगे, मैं नाम लूंगी जो इन्हें सही से एक्सप्लेन कर सके। तो एक्सप्लेन करेंगी पूनम जी। जी मैम, सेंसरी मोटर यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है कि हम सेंसेस के द्वारा कोई चीज सीखते हैं, जैसे हम जो आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं उससे हम जो सीखते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 साल तक, जिसमें हम वर्ड्स वगैरह सीखना शुरू करते हैं। फिर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यानी थोड़ा पक्का हो जाता है हमारा, 7 to 11 हमारा लॉजिकल थिंकिंग भी चालू हो जाता है। हम लॉजिक खुद ही सोचने लगते हैं या लॉजिक से भी सीखते हैं। और फॉर्मल यानी 11 से 18 तक, जो हम एब्स्ट्रैक्ट से भी सीखने लगते हैं, यानी जो हमने नहीं देखा उसके बारे में भी हम सोच के सीख सकते हैं। जी बहुत अच्छा, सोनिया जी और पूनम जी की कोशिश बहुत अच्छी थी। इसके बाद बताएंगे, टाइप करेंगे सभी, ठीक है। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र, साइंटिफिक पेडागोजी के जन्मदाता कौन है? सोनिया शाह जी, हर्बर्ट, बाकी सब। रितिका जी माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए कौन थे, कहाँ के थे? ये जर्मन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट नाम था। हाँ जी बहुत अच्छा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार दिया था वो किसने दिया था? एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो जिसने प्रोवाइड कराया था फर्स्ट फाउंडेशन, वो कौन थे? टाइप करेंगे सभी, जल्दी जल्दी टाइप करें। देखते हैं कौन सबसे पहले टाइप करेगा। रितिका जी ने कर दिया है। नेहा जी बोल रहे हैं जो हम। चलिए सभी का सही है। कुनवर जी बताइए। कोई बात नहीं नेहा जी, माइक अनम्यूट करके बताइए कुनवर जी कौन थे? कुनवर ओम प्रकाश राजपूत क्लास में है। मैम जॉन हेनरिच थे। क्लास में है जी, जॉन यस हेनिस मैम। पेथोलॉजी। बहुत अच्छा। हाँ बहुत मैम, और अच्छा। हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक बोला जाता है मैम, इसका जो जिन्होंने पहला इसको दिया था शिष्य। जी ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा बताया आपने कुनवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप करेंगे सभी। एजुकेशनल का स्वरूप कैसा बताया है? नेचर ऑफ एजुकेशन क्या बताया गया है? टाइप करेंगे सभी, देखते हैं कौन करता है, किसको समझ आया क्वेश्चन। रितिका जी सबसे पहले, सबसे फास्ट। जी रितिका जी बताइए। सिंथेटिक है नेचर ऑफ एजुकेशन। वो क्या होता है सिंथेटिक, क्यों बताया गया पार्ट्स है? में पार्ट्स में सही से पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कौन बताएंगे, हैंड रेस करें। कौन एक्सप्लेन करेंगे सिंथेटिक नेचर ऑफ एजुकेशन? कोई भी नहीं है। कुनवर जी आप बताएंगे? सोनिया जी बताइए। सोनिया जी बताइए। जी मैम, जब हम कंप्लीटली मतलब ऐसे होल कंप्लीटली जो बोलते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं, अभी एनालिटिकल जो बोलते हैं तो वो हम लोग उसके पार्ट्स बना के या तोड़ के उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट जो सिंथेटिक होता है तो उसमें हम लोग उसको कंप्लीटली मतलब एज अ होल जब होता है वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको सिंथेटिक बोलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी कोशिश थी। सिंथेटिक क्या होता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपने देखा था एजुकेशन का रूप क्या होता है, बहुत वाइड होता है। टीचिंग उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन एजुकेशन क्या होता है, बहुत वाइड होता है। तो टीचिंग, लर्निंग, इन सब का जो संश्लेषणात्मक रूप होता है हमारा एजुकेशन होता है।
लेकिन मनोविज्ञान क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है, फैक्ट्स को तोड़ के तब जाके ये चीजों को अपना आगे रखता है, समझाता है। ये हमारा एनालिटिकल हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं एडोलसेंस एंड अडल्ट की ओर। ठीक है, तो इसमें बताएंगे एडोलसेंस का क्लाइमेट कैसा होता है और अडल्ट का क्लाइमेट कैसा होता है। सभी टाइप करेंगे। क्लाइमेट बताना है, एडोलसेंस और अडल्ट डिफरेंस बताना है, क्या होता है डिफरेंस। देखते हैं कौन टाइप करता है सबसे पहले। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। नेहा जी, एडोलसेंट का फॉर्मल होता है। हाँ जी, इनफॉर्मल अडल्ट। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने नेहा जी। सही से आंसर नहीं आ रहा है सभी का, हाफ हाफ आंसर दे रहे हैं। सही से बताएं। नेहा जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे। मैम जो एडोलसेंस होता है इसका जो होता है वो फॉर्मल क्लाइमेट होता है। ये जो होता है ये ओनली जो स्कूल से के अंदर हो गया या इंस्टीट्यूशनल हो गया, इन्हीं जगह से सीखता है। लेकिन जो एडल्ट होता है वो हमारा जो होता है इनफॉर्मल होता है, वो फ्रेंड से भी सीख सकता है। हाँ जी, हमारे यही है कि हम कोल्ड और टेंस और लो ट्रस्टेड एनवायरनमेंट होता है एडोलसेंस का, और अडल्ट का होता है रिलैक्स्ड, कोल्ड। ठीक है, इनफॉर्मल, वार्म होता है। कोल्ड होता है एडोलसेंस का, अडल्ट का होता है वार्म। एडोलसेंस का होता है इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल, और अडल्ट का वहीं पे क्या होता है, इनफॉर्मल। ठीक है, इनका क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। एडोलसेंस का कंपटीशन ज्यादा होता है। अडल्ट का क्या होता है, कोलैबोरेटिव होता है, साथ में काम करने का होता है। इसमें क्या होता है, जजमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे का काम। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, सपोर्टिव होता है। तो ये चीजें याद रखेंगे, सही से पढ़ेंगे जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मोटिवेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस और एडल्ट लर्नर में मोटिवेशन किस तरह से मिलता है। एडोलसेंस को किस तरह से मोटिवेशन मिलता है और अडल्ट को किस तरह से मोटिवेशन मिलता है, ये बताएंगे सभी। ये फिर हैंड रेज करें जिसको आता है। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हो रहे हैं, टाइप करने में शायद आपको टाइम जा रहा है, तो हैंड रेज करें कौन बताएंगे मोटिवेशन के बारे में। नेहा जी बताइए। मैम ये जो होता है मोटिवेशनल जो होता है इसके अंदर एडोलसेंट के अंदर जो होगा वो एक्सटर्नल से होता है। मतलब वो टीचर जो है वो उसको पनिशमेंट से भी वो सीखता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं, वो उनसे भी सीखता है। और जो हमारा अडल्ट होता है इसके अंदर ये हमारा जो होता है वो रिकॉग्नाइजेशन होता है। इसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो होता है वो
हाँ जी, बहुत अच्छा बताया नेहा जी आपने। एडोलसेंस में मोटिवेशन किस तरह से मिलता है, रिवॉर्ड से मिलता है, पनिशमेंट से मिलता है, पनिशमेंट के डर से वो लर्निंग करता है, कंपटीशन की वजह से लर्निंग करता है, और जो फेल होता है उसकी वजह से लर्निंग करता है। इसी तरह जो अडल्ट होता है वो हमारा पहचान पाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, जो लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो बेटर हो उसके लिए करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करता है, ठीक है, खुद एक्चुअल हो इसके लिए करता है। ठीक है, ये एडोलसेंस और अडल्ट के डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ेंगे, कल मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले दोबारा पूछूंगी, ठीक है। थोड़ी अभी कमी है आपके आंसर्स में। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग पढ़े थे, कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे सभी टाइप करके बताएंगे, और कौन कौन से हैं ये भी टाइप करें। सोनिया जी 4, कौन कौन से हैं, कौन टाइप करेगा सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स जो थे। रितिका जी का सबसे पहले सबसे फास्ट आंसर आया है, लर्नर, स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर, रिस्पॉन्स। इसके बाद आया सोनिया शाह जी, बहुत अच्छे। चलिए, ये हमारे 4 कंपोनेंट्स थे, लर्नर, स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशन एंड रिस्पॉन्स। इसके बाद है फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स में से क्वेश्चन पूछते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट डालता है, तो कौन बताएगा, हैंड रेज करेंगे। क्लासरूम एनवायरनमेंट, सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छे से मैनेज्ड होना चाहिए, थोड़ा सा टीचर्स ने फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं जिसकी वजह से वो उन पे ही अफेक्ट करे, बट स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, और अच्छे से वो एनवायरनमेंट मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्नर सीख पाएगा। जी बहुत अच्छा बताया सोनिया जी आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सब्जेक्ट मैटर किस तरह से अफेक्ट डालता है टीचिंग पे। हैंड रेज करेंगे जो बताएंगे। खाली सोनिया जी पढ़ रही हैं क्लास में, बस उन्हीं का हैंड रेज हो रहा है। नेहा जी बताइए। मैम, सब्जेक्ट मैटर ऐसे होता है कि जो टीचर होता है उसको सब्जेक्ट को देख के स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, ये नहीं कि वो सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट नॉलेज ना हो उसको। अगर जो वो बायो का टीचर है या फिर वो मैथ्स का टीचर है तो वो मैथ ही पढ़ा सकता है, अदरवाइज वो अदर सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ा सकता। ये बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। कल जो आज पढ़ाया है उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, और कल क्लास स्टार्टिंग से पहले हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया गया वो अच्छे से पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड कर रहे हैं। मैम ये पीडीएफ आप ग्रुप में सेंड करोगे क्या? ये तो सेंड कर चुकी हूँ मैं लास्ट टाइम, दोबारा कर देंगे आपको। मैम मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देते हैं, ठीक है कुनवर जी। ओके मैम। जी वेलकम। ठीक है, तो हम शांति पाठ कर लेते हैं। सभी आंखें बंद कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास, जो पढ़ा है वो आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ा है वो अपना दिमाग में रखेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण करेंगे, आंखें खोल लेंगे। चलिए कल की कक्षा में मिलते हैं अब। सभी को हरिओम।